बोलिए। हेलो एवरीवन, आई एम यूएस वर्मा। आज हम आपको बीए थर्ड ईयर के पोएम रेलिस के बारे में अध्ययन कराएंगे। और रेलिस पोएम को लिखा है टेड ह्यूज ने। टेड ह्यूज के शॉर्ट बायोग्राफी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इनका जन्म 1930 में हुआ था और 1998 तक इनका पीरियड रहा। 1930 से लेकर के 1998 के पीरियड में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। मैं आपको एक चीज़ शार्पली बता दूं कि ये 20वीं सेंचुरी के रियलिस्टिक पोएट रहे और इनके पोएम्स में रियलिज्म, लाइफ के अकॉर्डिंग टू रियलिज्म जो होती है उसको बड़े आराम से देखा जा सकता है। इन्होंने अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लेथ से मैरिड किया, ओके। और 1957 में ये अमेरिका में शिफ्ट हो गए, यूएसए में शिफ्ट हो गए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताते चलूं कि रेलिस पोएम वास्तव में एक समुद्र के बैकग्राउंड पर लिखी गई है और प्रकृति का इतना सुंदर सा वर्णन वास्तव में हमें और कहीं दिखाई नहीं देता है। ये बताते हैं कि समुद्र को कई रूपों में देखा जा सकता है, प्रकृति को कई रूपों में देखा जा सकता है। प्रकृति का एक आयाम समुद्र भी है, तो इसको हम कई रूपों में देख सकते हैं। यहाँ पर देखने की बात यह है कि प्रत्येक बड़े जीव की लाइफ छोटे जीवों के ऊपर आश्रित रहता है। ये बड़े बड़े जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए छोटे जीवों का शिकार करते हैं। एक दिन कवि को समुद्र के किनारे घूमते हुए एक विचित्र तरह की बड़ी सी जबड़े को देखना उसको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये जबड़ा आया कहाँ से। इतना सोच और गहरी सोच में डूब जाने का कारण था कि वास्तव में आज तक तो हमने समुद्र के किनारे इतने बड़े जबड़े को कभी नहीं देखा था। स्टूडेंट्स, तो हम अब सेकंड पैराग्राफ की समरी, सेकंड स्टैंजा की समरी बताते हैं और आपको ये बताते हैं कि ये बड़े जीव जो छोटे जीवों की शिकार करते हैं और उनके जीवन पर निर्भर होते हैं और उनके मृत होने पर इनकी सर्वाइवेशन सुनिश्चित होता है, तो ये समुद्र के रूप में अगर देखा जाए तो कोई असहज प्रक्रिया नहीं है। ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती आई है, चलती रहेगी और हमेशा यह कंटिन्यू रहेगी। स्टूडेंट्स, जो जीव कल निश्चित रूप से छोटे जीवों का शिकार करते थे वे आज खुद शिकार हो गए हैं। इस तरह से कवि समुद्र को एक साइकिल के रूप में देख रहा है, साइकिल के रूप में देख रहा है, प्रक्रिया के रूप में देख रहा है कि अर्थात वे भी इस चक्र के शिकार हो गए। अर्थात कल जो दूसरे का शिकार करते थे वे खुद आज एक दूसरे का शिकार हो गए। और कवि जब समुद्र के किनारे जबड़े का, बहुत बड़े जबड़े का पाना देखता है और पाता है तो ये सुनिश्चित करता है कि निश्चित रूप से जो कल छोटे जीवों का शिकार करते थे वो आज खुद किसी ऐसे बड़े जीव का शिकार बन गए हैं जो उसका निर्भर रहना इनके मृत्यु पर सुनिश्चित करता है। अर्थात जबड़े का पाना यह सतत प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है और ऐसे प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है कि जो यह प्रकृति में आगे हमेशा बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा और जबड़े का पाना प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड स्टेंजा की आपको सारांश बताते हैं। कवि कहता है कि जीवन पुनर्जीवन के ऊपर आधारित रहता है। निश्चित रूप से प्रत्येक प्राणी उसमें एक चक्र के रूप में सुनिश्चित होता है और चक्र के रूप में अपने आप को सुनिश्चित करता है। पुनर्नवीनीकरण पर विचार करता है और विचार करके यह समझाना चाहता है कि यह प्रक्रिया सतत चलती रहेगी
और इसको एक लंबे चेन के रूप में, एक लंबे रेखा के रूप में देखा जा सकता है, एक लंबे लाइन के रूप में देखा जा सकता है, जो सदियों से आज तक चलती आई है, आगे भी चलती रही थी और निश्चित रूप से आगे भी चलती रहेगी। वास्तव में इस प्रक्रिया के द्वारा कवि यह समझाना चाहता है कि जो यह प्रक्रिया है यह आज की नवीनीकरण प्रक्रिया नहीं है, यह प्राचीन काल से नवीनीकरण के रूप में एक दूसरे के ऊपर दूसरा डिपेंड होते, एक दूसरे के दूसरा डिपेंड होते हुए आ रहा है और निश्चित रूप से यह प्रक्रिया सदैव जारी रहेगी और यह साइक्लिक ऑर्डर हमेशा चलता रहेगा। कवि समुद्र के किनारे लहरों का पाना और हड्डियों के जबड़ों के रूप में पाना यह सुनिश्चित कराता है कि पुनर्नवीनीकरण प्रक्रिया सदैव जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। कवि ने अंतिम 4 पंक्तियों में समुद्र के किनारे टकराने वाले लहरों के शोर के बारे में बताते हुए कहा है कि आज तक जो छोटे जीवों का शिकार बड़े जीव करते आए हैं वो भी शिकार की प्रक्रिया बन गए हैं। उन्हीं के जबड़े आज हमें समुद्र के किनारे निश्चित रूप से एक सिंबल के रूप में दिखाई देते हैं। वास्तव में समुद्र, कवि यह कहना चाहता है कि वास्तव में समुद्र रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान नहीं है, परंतु यह प्रकृति का एक आयाम है जिसमें प्रकृति की सतत प्रक्रिया चलती रहती है और निश्चित रूप से बड़े जीव जो कल शिकार कर रहे थे वो भी किसी का शिकार होकर के उनकी हड्डियां, ठीक है, शिकार बन करके उनकी हड्डियां समुद्र के किनारे मिलती हैं। उनकी हड्डियों का समुद्र के किनारे मिलना, जबड़ों का समुद्र के किनारे मिलना, ये साबित करता है कि वास्तव में ये प्रक्रिया सतत चलती रही है और चलती रही थी और चलती रहेगी। इस पोयम के द्वारा कवि ने यह मॉरल देने की कोशिश करा है कि प्रकृति वास्तव में हर चीज को अपने तरह से रिसाइकिल करती है, पुनर्जीवित करती है, पुनर्नवीनीकरण करती है और पुनर्नवीनीकरण के प्रक्रिया में उसे यह नहीं देखना पड़ता है कि किसी चीज का विनाश हो रहा है कि किसी चीज का सृजन हो रहा है। सृजन तभी संभव है जब किसी चीज का विनाश होगा। निश्चित रूप से यह प्रक्रिया प्रकृति की अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है और यह अपरिवर्तनीय प्रक्रिया प्रकृति की सदैव चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और निश्चित रूप से दूसरे वीडियो में हम इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।